एक ऐसी रहस्यमयी हत्या जिसकी एक कड़ी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। सबूत के नाम पर कुछ नहीं था, ना चेहरा, ना शरीर, ना लाश, सिवाय ड्रम में भरी ईंट और कंकड़ में दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियों के, बदन से सड़ गल चुके कुछ कपड़ों के और कुछ पुराने नोट के टुकड़ों के। किसी रहस्यमयी हत्या में रहस्यों से भरी अगर आपने कोई कहानी पढ़ी होगी तो ये अकेला केस ही किसी किताब से कम नहीं है, जिसके हर पन्ने में एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए देश के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों रहस्यमयी हत्या को सुलझाने वाले भी कई बार चकरा गए थे। आखिरकार टूटी हड्डियों से मिले एक अदने से स्क्रू ने पूरी रहस्य की परतें खोलकर सच्चाई को सामने ला दिया। असल में ये भारत की सबसे उलझी हुई रहस्यमयी हत्याओं में से एक मानी जाती है। इसे भारत की सबसे पेचीदा रहस्यमयी हत्या क्यों कहा जाता है, आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के कोच्चि शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और वो तारीख थी 7 जनवरी साल 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक का ड्रम था। उसी ड्रम से ये गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहाँ से इंसानी बदबू आ ही रही थी। वहाँ के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तुड़वाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही जा रही थी। यानी ये तो समझ में आ गया था कि इसमें कोई इंसान था, पर कौन था कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़ फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि ना सिर था ना धड़। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़े तो कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस को ये बात भी समझ में आ गई कि इस ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिली हैं, असल में पूरा मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। अभी ये खबर अगले दिन यानी 8 जनवरी साल 2018 को अखबारों में छपी। खबर ये आई कि पनंगत झील के पास एक ड्रम में लाश मिली है, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं है। मरने वाला आदमी है या औरत पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कंकाल ही थे। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी सी बड़ी उलझी हुई रहस्यमयी हत्या को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एन के उमनेश को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम से क्या क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक वॉशर, टूटा हुआ जबड़ा और बाल के छोटे टुकड़ों को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाज़ा लगाया कि यह कम उम्र के ही किसी लड़के या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थीं। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि यह लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज़्यादा है, लेकिन फिर यह तय हुआ कि कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यह तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का या लड़की किसकी लाश है। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट आने में कई दिन लगते हैं। शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपये के 3 नोट और 100 रुपये का एक नोट था, लेकिन ये नोट साल 2018 में बंद हो चुके थे, क्योंकि ये वो नोट थे जो कि 8 नवंबर साल 2016 में ही नोटबंदी में बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने ये मान लिया कि जिस किसी की भी ये लाश है उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। ये हत्या भी कम से कम 8 नवंबर साल 2016 से तो पहले का ही होगा। अब सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कोई लड़के की जांच करें या फिर लड़की की। उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल की या फिर उससे भी ज़्यादा उम्र की, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
इस रहस्यमयी हत्या ने इतना उलझाया कि शेरलॉक होम्स सीबी टॉम भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए। आखिर करें तो क्या करें। अब कुछ दिन बीते, पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी साल 2018। उस दिन डॉक्टर एन के उमनेश को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वॉशर मिला। करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ आया कि उस हड्डी के ढांचे में ये बाईं एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में ये स्क्रू फिट किया हुआ था। लेकिन उस पर कुछ ऐसा पढ़ने में नहीं आ रहा था जिससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन ये जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर एन के उमनेश ने शेरलॉक होम्स सीबी टॉम को फ़ोन कर दिया और ये बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी ये समझ नहीं आ रहा है। बाईं एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया था, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना मुश्किल है। ये सुनते ही शेरलॉक होम्स सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर एन के उमनेश के पास पहुंचे। उस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फ़ोटो करानी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। वो शब्द था PITKAR, पिटकर। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की एक कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि या एर्नाकुलम जिले के किस हॉस्पिटल में हुआ था और किस मरीज के लिए ये इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी चुनौती थी। अब ये भी पता नहीं था कि आखिर ये किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उस मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम नवंबर साल 2016 के ही होंगे, इसलिए उस पिटकर कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करके ये डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि साल 2016 में 161 स्क्रू बेचे गए थे। इन 161 में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां कहां और किन किन मरीजों को ये स्क्रू लगाए गए थे, इसकी जानकारी निकाली गई। शेरलॉक होम्स सीबी टॉम की अगुवाई में 5 से ज़्यादा पुलिस टीमें इसकी जांच में लगी। तब जाकर केरल की सभी 6 मरीजों की जानकारी मिली। इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला। उसकी उम्र करीब 60 साल थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लग रहा था कि मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में शकुंतला की बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती करवाया था, उसका नाम निकाला गया। तब अस्वती का नाम मिला। रिश्ते में ये शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस अस्वती के पास पहुंची और उससे पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब कहाँ है। जवाब मिला कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने पूछा कि आखिर कब से संपर्क में नहीं है। अस्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर साल 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद वो शकुंतला यानी अपनी माँ से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब हैं। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तब अस्वती ने बताया कि मेरे और मेरी माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई हैं, इसलिए मैंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की। अब पुलिस को काफ़ी हद तक लगने लगा कि उस नीले ड्रम में जिसकी लाश मिली थी वो शकुंतला की ही हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब पुलिस ने लेफ्ट एंगल में लगी स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर साल 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे वो काफ़ी चोटिल हो गई थी और उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान
अस्पताल में बाईं एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था। ये सब कुछ कोची के VKM अस्पताल में हुआ था, क्योंकि उसी अस्पताल से शकुंतला और उसकी बेटी अस्वती की डिटेल मिली थी। इसलिए काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया कि मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी अस्वती का DNA सैंपल लेकर जांच कराने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर ये शकुंतला है तो उनकी हत्या क्यों की गई और किसने हत्या की और उसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी था कि बेटी और माँ में ऐसा क्या रिश्ता था कि उसे 2 साल में कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अस्वती की पूरी डिटेल निकालनी शुरू की। इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला गया। इसमें भी पुरानी कहानी उलझी हुई मिली, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तब हत्या, कातिल और कत्ल सबकी वजह सामने आई। पहले पुलिस ने अस्वती की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफ़ी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी अस्वती उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अस्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। कई सालों तक वो संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अस्वती के 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने और बेचने का धंधा शुरू कर लिया था। वह स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की बात है, जब अस्वती और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद अस्वती साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर माँ शकुंतला के पास आ गई। कोच्चि के उसी इलाके में माँ और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अस्वती की मुलाकात एक सचित नाम के व्यक्ति से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सचित कई बार अस्वती के साथ ही उसकी माँ वाले मकान में भी रहता था। इस तरह अस्वती को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया था। लेकिन अस्वती की माँ शकुंतला को यह सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अस्वती से पूछा कि सचित कहाँ है। तब इस पूरी जांच में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। अस्वती ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को ही सचित की अटैक आने से अचानक मौत हो गई। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में झील किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबर छपी थी। अब जांच अधिकारियों को यह अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन सचित की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई अटैक आने से सचित की मौत हुई थी। लेकिन यह इत्तेफाक बेहद अजीब था। अब सचित की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उसने पहले ही शादी की हुई थी। उसका एक बच्चा भी था। अस्वती से उसका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने सचित के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि उससे शकुंतला काफ़ी नाराज़ रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सचित की पहली पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, ये बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था। फिर पुलिस ने अस्वती से जानकारी जुटाई कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई थी तब क्या हुआ था। तो अस्वती ने बताया कि माँ के पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर साल 2016 को अस्पताल में भर्ती हुए थे। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल से 15 सितंबर को छुट्टी हुई थी। उसी दिन घर आ गए थे। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर साल 2016 को उसकी माँ शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया और भी दूसरे कई इन्फेक्शन हो गए थे। इसलिए बच्चों और मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर माँ शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इसके बाद 26 सितंबर साल 2016 को जब मैं माँ के पास पहुँची तो सचित मिला। उसने बताया कि तुम्हारी माँ मिशनरी के नर्सों के साथ दिल्ली चली गई है, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराज़गी रहती थी तो इस वजह से वो खुद ही चली गई होंगी। फिर मैंने कभी संपर्क नहीं किया। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर साल 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहाँ से खरीदा गया था, ये सब कुछ जांच करने लगी। सचित के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सचित के करीबी दोस्त सुरेश नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब जाकर रहस्य से पर्दा उठा। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला की ही है। उसकी हत्या सचित ने ही की थी। हत्या करने के पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि सचित पहले से ही शादीशुदा है और वो उसकी बेटी को धोखा दे रहा है।
इस बारे में शकुंतला बार बार धमकी देती थी कि इस बारे में वो अपनी बेटी को पूरी बात बता देगी। 19 सितंबर साल 2016 को जब अस्वती घर से बाहर दूसरे लॉज में चली गई, उसके बाद सचित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बाकायदा इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर साल 2016 के बीच में ही शकुंतला की हत्या की और फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीज़ें भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट भरकर उसमें सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही ना चल सके। इसके बाद ऑटो रिक्शे में उस ड्रम को लादकर उसे झील में फेंक आया और जिस ऑटो में लाश से भरे उस ड्रम को ले जाया गया था वो सुरेश का ही था। अब वही ड्रम कुछ महीने बाद ही उस झील के एक किनारे पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरों ने भी देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफ़ी बदबू आने लगी, तब पुलिस को जानकारी मिली थी। इस तरह हत्या के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन ये खुलासा अधूरा ही था क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड निकाला तो वो भी उलझा हुआ मिला। असल में शकुंतला के माता पिता कौन थे, इसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे सरस्वती नाम की महिला ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इस शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा जिसका नाम अनूप और बेटी अस्वती हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल हत्या के केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अस्वती के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन बाद में अस्वती भी प्रेमी सूधी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। फिर साल 2016 में तलाक के बाद ही अस्वती अपनी मां शकुंतला के साथ रहने आई, लेकिन 26 सितंबर साल 2016 को शकुंतला भी अचानक गायब हो गई और खराब रिश्तों की वजह से अस्वती ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि आखिर अस्वती ने दूसरे प्रेमी सचित से कभी मां को लेकर ज्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। इस बारे में जब अस्वती से पूछा गया तो वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि सचित मेरे पहले पति के 2 बच्चों की देखरेख भी करता है और मेरी भी मदद करता है, और माँ तो नाराज रहती थी, इसलिए सचित से कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल ना पूछना 2 सालों तक जिस माँ को जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी, ना कभी समझ सकी कि जिसके साथ वो 2 सालों से रह रही है असल में वही उसकी माँ का कातिल है। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही सचित भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि किसी केमिकल के ज़्यादा सेवन से सचित को सर्वाइकल अटैक आया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।